हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम MHI 108 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप इग्नू से MA हिस्ट्री कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। MHI 108 की रिवीजन क्लास पार्ट 2 है। इसके बाद में रिवीजन क्लास पार्ट 3 भी आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको MHI 108 के नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई सेंड कर सकते हैं और मेरी टीम आपको इसके नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगी। आपको बस व्हाट्सएप पे एक हाई सेंड करना है। गेस्ट पेपर के अंदर आपको मिलेंगे अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के लिए विद देयर आंसर्स। तो वहां से आपका क्या होगा कि आप 108, 9, 10, 11 आपके जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उनका गेस्ट पेपर आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि जिसको हम कहते हैं जैविक युद्ध। तो एक तो वो युद्ध होता है जिसमें हम देखते हैं कि भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है या आप कह सकते हो परमाणु बमों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो तो आपके अलग हो गए। लेकिन जैविक युद्ध एक नई टर्म है। जैविक युद्ध क्या होता है उसको समझेंगे। कुछ आप इसके शब्द को पढ़ के भी इसको गैस करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस बायोलॉजिकल जो एजेंट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, जैसे कि फंगस, वायरस को फैला देना, किसी बैक्टीरिया को फैला देना, स्पेशल कोई टॉक्सिन्स को, डिजीज फैलाने वाले टॉक्सिन्स को एक देश से दूसरे देश में फैलाना ताकि वो और ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाएं। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर रेफर्स टू द डेलिबरेट यूज ऑफ, यानी कि जानबूझ के यूज करना ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, टॉक्सिन्स टू कॉज डिजीज और डेथ इन ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स। तो केवल ये ह्यूमंस के लिए ही नहीं, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो जैविक युद्ध से क्या आशय होता है? जैविक युद्ध से आशय है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और विषाक्त जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको जानबूझकर उनका उपयोग करना ताकि जो मनुष्य है, पशु, पौधे, इन सभी के अंदर बीमारी और इनको जो है मृत्यु फैलाई जा सके इनके अंदर, ताकि ये लोग मर जाएं। ताकि आप क्या करोगे, जो भी आपकी एनिमी पॉपुलेशन है आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। मान लो कि दो गुटों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उसमें से जो एक गुट है वो क्या करेगा, दूसरे गुट के अंदर किसी प्रकार का कोई वायरस फैला देगा, कोई ऐसा बैक्टीरिया फैला देगा जिसकी वजह से वो लोग मरने लग जाएंगे और उनसे लड़ाई करने के काबिल भी नहीं बचेंगे। अभी जब आप इसको आगे समझोगे तो आपको इसके और भी तरीके समझ में आएंगे विद सम एग्जांपल्स। तो देखो, ये जो एजेंट्स हैं ये रैपिडली फैलते हैं, ओके, और ये इनविजिबल भी होते हैं क्योंकि आपको ये नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। तो ये जैविक कारक तेजी से फैल सकते हैं, सामान्यतः नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते और पहचान से पहले ही व्यापक नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इससे पहले आप इनको डिटेक्ट कर पाओगे कि ये कौन सा वायरस है, क्या है, उससे पहले ही ये आपको क्या करेंगे, पूरा आपको हार्म कर देंगे, पूरा आपको नुकसान पहुंचा देंगे। जैसे कि एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेग जैसी महामारियां हमें पास्ट में देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद आपको जो है इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी है कि ये जो जैविक युद्ध होता है उसके पीछे के जो उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सो टू क्रिएट मास कैजुअलिटीज, ठीक है, बड़े पैमाने पर जनता को हानि पहुंचाना, पैनिक और फियर को फैलाने के लिए, लोगों के अंदर भय और आतंक को फैलाने के लिए, एग्रीकल्चर और पूरी फूड सप्लाई चेन को नष्ट करने के लिए, या फिर जिसके बस की नहीं होती कि वो सामने से आकर युद्ध करे तो वो इस तरीके की चीजों का यूज करके अपने शत्रु को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अगर हम इतिहास में देखें तो आज के समय में ये चीजें प्रोहिबिटेड है, इनके निषिद्ध हैं। But biological warfare has been attempted historically, such as the use of infected corpses during medieval sieges. In the 20th century, it gained attention due to advances in microbiology. तो आपको मध्यकालीन समय में थोड़े बहुत इस तरह के संक्रमित शवों के उपयोग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती हैं जो कि इसका ऐतिहासिक संदर्भ दर्शाता है। In the 20th century, it gained attention due to advances in microbiology. तो 20वीं सदी में हम क्या देखते हैं कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास के साथ इसका खतरा और ज्यादा अब बढ़ गया है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं चाइना, जापान, ठीक है, रशिया, ये सभी कितने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो अब क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में काफी सारे एडवांसेस हो चुके हैं जिस वजह से हम कहते हैं कि अब खतरा और ज्यादा बढ़ गया है।
लेकिन इसके ऊपर इंटरनेशनल तौर पे प्रोहिबिशन लगा हुआ है। तो जैविक हथियार एक संधि है जिसको हम कहते हैं BWC, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972, जो प्रोहिबिट करता है किसी भी प्रकार के बायोलॉजिकल वॉरफेयर के डेवलपमेंट को, उसके प्रोडक्शन को या फिर किसी वेपन की स्टॉक पाइलिंग को लेकर। तो जैविक युद्ध का सबसे खतरनाक रूप इसको माना भी जाता है। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको गोल्ड रश जो मूवमेंट है, खनन केंद्रों में स्वर्ण दौड़ आंदोलन क्या था, गोल्ड रश के बारे में आपको बताना है, जो आपको बेसिकली कहाँ देखने के लिए मिलता है, माइनिंग सेंटर्स, यानी कि जहाँ पे आपके खनन केंद्र होते हैं, जहाँ पे माइनिंग की जाती थी। The gold rush refers to a period of rapid migration of people to regions where gold was discovered. तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में माइग्रेट कर रहे थे बिकॉज उनको क्विक वेल्थ चाहिए थी। तो स्वर्ण दौर उस अवधि को कहते हैं जब सोने की खोज के बाद बड़ी संख्या में लोग त्वरित धन कमाने की आशा में उन क्षेत्रों की ओर प्रवास करने लगे। इससे खनन केंद्रों और बस्तियों का अचानक से विस्तार हुआ, क्योंकि हर कोई अब क्या चाहता था, गोल्ड चाहता था। तो गोल्ड की खोज होने के बाद भारी मात्रा में लोग माइग्रेट करने लग जाते हैं, जिसे गोल्ड रश कहा जाता है। मेजर गोल्ड रशेज आपको मिड 19th सेंचुरी में कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड अलास्का में देखने के लिए मिलते हैं। इनके मूवमेंट का नेचर की बात करें तो सडन होते थे ये, सडनली माइनर्स और ट्रेडर्स और लेबरर्स भाग जाते थे गोल्ड की तलाश में, और ये अव्यवस्थित तौर पे जाते थे और क्या करते थे, स्पेक्यूलेटिव माइनिंग, मतलब खुद से अंदाजा लगाना कि हाँ यहाँ पे हो सकता है, तो कहीं पे भी माइनिंग एक्टिविटी शुरू कर देते थे। और यहाँ पे आपको लॉलेसनेस एंड टेम्पररी सेटलमेंट्स देखने के लिए मिलता है, मतलब अस्थायी तौर पे कहीं पे जाके बस जाते थे, फिर वहां पे माइनिंग शुरू कर देते थे, वो भी स्पेक्यूलेटिव माइनिंग। ओके, यानी कि सिर्फ अपने शक के आधार पे वहां पे वो माइनिंग शुरू कर देते थे सडनली। तो ये नेचर का मूवमेंट का आपका पूरा नेचर हो गया कि जो गोल्ड रश मूवमेंट है उसकी शुरुआत होती है कब, जब गोल्ड डिस्कवर हो जाता है एंड नाउ पीपल वांट मोर एंड मोर वेल्थ एंड इन सर्च ऑफ वेल्थ वो सडनली कहीं पे भी जाके माइनिंग करने लग जाते हैं। मेनली हमें ये कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका और अलास्का जैसी जगहों पे देखने के लिए मिलता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो दोस्तों इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, अर्बनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, तेजी से शहरीकरण होता है और पूरी जो आधारभूत संरचना है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। लेबर का एक्सप्लॉइटेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक्सप्लॉइटेशन, वो भी किसका, जो भी लेबर है उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा। उसके अलावा जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, जो वहां पे अगर मान लो कि किसी को लग रहा है कि जंगल के इस एरिया में गोल्ड है, तो वहां पे कोई ना कोई तो पहले से रहता होगा, वो वहां के आदिवासी समुदाय हैं। अब आप वहां जाके माइनिंग एक्टिविटीज करोगे तो आप क्या करोगे कि उनको उनके घरों से बेदखल कर दोगे। तो इसे कहा जाता है इंडिजीनियस पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करना। इसकी वजह से एनवायरमेंट पूरा डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि माइनिंग वाज अनरेगुलेटेड, किसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। तो इसका तो इम्पैक्ट हो गया। फिर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा समाज पे, हम देखते हैं तो वाइल अ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोग तो वेल्दी हो गए, बट बहुत सारे लोगों को हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा। द गोल्ड रश स्टिमुलेटेड ट्रेड एंड कैपिटलिज्म बट ऑल्सो वाइडन सोशल इनइक्वालिटीज। तो इसने समाज में असमानताओं को भी गहरा कर दिया था। इसके बाद आपको बताना है ब्रिंग आउट द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर ऑन द ग्लोबल एनवायरनमेंट। आज के समय में जो युद्ध होते हैं उनका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मॉडर्न वॉरफेयर कैरेक्टराइज्ड बाय एडवांस वेपन, आज के समय में हमें जो है व्यापक हथियारों का यूज देखने के लिए मिलता है। वन ऑफ इट्स मोस्ट सीरियस एंड ऑफन ओवरलुक्ड इम्पैक्ट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो आपको हर एक लेवल पे जब आप भारी मात्रा में देखोगे कि डिस्ट्रक्शन वेपन्स का यूज हो रहा है, ठीक है, भारी भारी वेपन्स का यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपके एनवायरमेंट को हार्म पहुंचेगा। कैसे कैसे पहुंचेगा, कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। तो आधुनिक युद्ध में क्या देखते हो आप, बमबारी होती है, बारूदी सुरंगों और सैन्य गतिविधियों के कारण वन, आर्द्र भूमि, घास के मैदान और वन्य जीव आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होता है। तो लंबे समय के लिए पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। उसके अलावा एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसमें एक्सप्लोजिव, केमिकल एजेंट और हैवी मेटल्स का यूज होता है, जिसकी वजह से वो एयर, वाटर बॉडीज एंड सॉइल को पूरा पॉल्यूट कर देते हैं। तो विस्फोटकों, रासायनिक पदार्थों और भारी धातुओं के उपयोग से वायु, जल स्रोत और मृदा विषाक्त हो जाते हैं।
कहीं पे ऑयल स्पिलिंग हो जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का जल जाना, या रेडियो एक्टिव जो रेज फॉल आउट है वो हो जाना, इन सब की वजह से भी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो पहली चीज़ आप समझ गए कि इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुंचता है। एंड जो दूसरी चीज़ है गाइज वो क्या है आपकी, कि इससे आपका पॉल्यूशन फैलता है। इसके बाद आप बताओगे कि ये जो केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, इनका जो डैमेज है एनवायरनमेंट में वो इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार डैमेज हो गया ना तो वो दोबारा से ठीक नहीं होता। न्यूक्लियर जो पूरा एक्सप्लोजन है वो कंटेमिनेट कर देता है लैंड एंड वाटर को फॉर डेकेड्स, ठीक है, क्या दशकों तक वो ठीक नहीं होते हैं। वाइल केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन भी पूरे इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर देते हैं, जो हमारी पूरी फूड चेन है उसको भी खराब कर देते हैं। क्लाइमेट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि कार्बन के इमिशंस होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाती हैं। एंड पोस्ट वॉर के बाद आप देखते हो कि ऑर्बिट जो रेसिड्यूज बच जाते हैं उससे भी हैबिटेशन में जो लोग रहते हैं ना उनको प्रॉब्लम होती है। वाटर रिसोर्स एंड फूड सिक्योरिटी आपकी पूरी इसकी वजह से खराब हो जाती है, क्योंकि डैम डैमेज हो जाना, इरिगेशन सिस्टम का डैमेज हो जाना, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उस देश में लोगों के पास फूड सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, मतलब उनके पास खाने की कमी पड़ जाएगी, खाद्य सुरक्षा संकट में वो लोग आ जाएंगे, और पूरा मॉडर्न जो वॉरफेयर है वो नेशनल बाउंड्रीज के आर पार भी सबको नुकसान पहुंचाता है, केवल एक देश पे नहीं, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेलवेज इन फैसिलिटेटिंग एंड सस्टेनिंग फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग के अंदर, ठीक है, देश के अंदर फैक्ट्री फार्मिंग को बढ़ाना, उसके अंदर जो आपका रेलवेज है उसने क्या रोल प्ले किया था उसके बारे में हम बात करेंगे। फैक्ट्री फार्मिंग क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो फैक्ट्री फार्मिंग यानी कि आपका कारखाना आधारित कृषि। इट रेफर्स टू लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन ओरिएंटेड टुवर्ड्स मार्केट। तो जो भी आप कृषि कर रहे हो वो आप बाजार के लिए कर रहे हो, बाजार उन्मुख कृषि करना और पशुपालन करना, और बड़े पैमाने पे आप करोगे उसको, साथ ही साथ आपका मैकेनाइज्ड होगा, यानी कि आप मशीनों का, यंत्रों का इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फैक्ट्री जो फार्मिंग है उसका रेलवेज के साथ क्या रिलेशनशिप है, रेलवेज ने कैसे फैक्ट्री फार्मिंग को इंक्रीज किया। सो द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एनेबलिंग सच फार्मिंग सिस्टम। रेलवेज ने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कैसे, बाय इंटीग्रेटिंग डिस्टेंट रूरल एरियाज विद अर्बन एंड इंडस्ट्रियल मार्केट। तो जो दूर दूर के रूरल एरियाज थे उनको अर्बन और इंडस्ट्रियल मार्केट्स के साथ उसने जोड़ा, मार्केट तक लोगों का एक्सेस हो पाया था, ठीक है। तो रेलवे एनेबल्ड फार्मर्स टू एंड एग्री बिजनेस टू ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल एंड बल्कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो रेलवेज की वजह से हम देखते हैं कि लंबी दूरी तक जो किसानों की पहुंच बढ़ गई थी, तो बाजारों तक उनकी पहुंच होती है। एंड इनपुट फॉर फैक्ट्री फार्मिंग का मतलब है कि फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, ठीक है, एनिमल फीड, इम्प्रूव्ड सीड, ये सारे जो फार्मिंग में ऑपरेशंस होते हैं वो सब रेलवेज की वजह से संभव हो पा रहे थे, ठीक है, रेलवे से चीज़ों का आना जाना पॉसिबल था। कृषि के जो यंत्र हैं, उर्वरक हो गए, आपके उन्नत बीज हो गए, वो रेलवे की वजह से डिस्टेंट विलेजेस तक पहुंच रहे थे। फैक्ट्री फार्मिंग जो है डिपेंड करती थी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स पे, जैसे स्लॉटर हाउसेज, डेयरी प्लांट, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज पे, जो कि नियर रेलवे लाइन वो लोग स्थापित कर देते थे। इसके अलावा एकल फसल को बढ़ावा दिया जाने लगा था कि एक ही फसल उगाओ बड़े पैमाने पे, जैसे कि हम देखते हैं नील की खेती करवाना, चाय के बागान हो गया आपका। रिडक्शन ऑफ स्टोरेज एंड सीजनल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो रेल ट्रांसपोर्ट रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन लोकल स्टोरेज एंड सीजनल कंजम्पशन बाय एनेबलिंग कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ प्रोड्यूस। तो क्योंकि अब आप क्या देख रहे हो कि निरंतर जो भी आपका प्रोड्यूस है उसको, उसकी आवाजाही संभव है, ठीक है। तो मौसमी उपभोग पे जो आप पहले सीमित रहते थे कि जब किसी चीज़ का मौसम होगा जब भी वो चीज़ अवेलेबल होगी, तो वो चीज़ें भी रेलवेज की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। और कॉलोनियल इकोनॉमीज में जो रेलवे है उसने फार्म्स को लिंक किया, कैश क्रॉप्स जो होती हैं, ठीक है, उनकी शुरुआत हुई। और एनवायरनमेंट और सोशल इम्प्लीकेशंस हैं इसकी, जैसे कि रेलवे ने फैक्ट्री फार्मिंग को तो सस्टेन किया, बट इसने जो हमारा पूरा इकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है उसको बढ़ा दिया था, लैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुआ, और जो भी आपके स्मॉल फार्मर्स थे वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं इसकी वजह से।
तो यद्यपि रेलवे ने कारखाना कृषि को स्थायित्व दिया, लेकिन इसके साथ पारिस्थितिक दबाव, भूमि संकेंद्रण और छोटे किसानों का हाशियाकरण बढ़ जाता है। रेलवेज यहाँ पे एक्ट करते थे एज द बैकबोन ऑफ द फैक्ट्री फार्मिंग बाय एंश्योरिंग एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चर विद इंडस्ट्री मार्केट। तो इंडस्ट्री मार्केट के साथ मतलब पूरा उसने इंटीग्रेट कर दिया था। इसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हो, जैसे कि कारखाना आधारित कृषि को बढ़ावा देने में रेलवे की भूमिका, जिसमें आप संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण देके बताओगे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका में रेलवे विस्तार ने ग्रेट प्लेन्स को शहरी और औद्योगिक केंद्र से जोड़ दिया था। ठीक है, तो वहाँ के जो ग्रेट प्लेन्स वाला रीजन है वो जुड़ चुका था। रेल रोड्स ने लार्ज स्केल पे वीट, मेज, कैटल फार्मिंग इन सबको एनकरेज किया। कॉलोनियल इंडिया में भी हम देखते हैं कि रेलवेज को प्राइमरली क्यों बनाया गया था, ताकि जो इंपीरियल्स हैं उनका इंटरेस्ट पूरा हो सके, कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जा सके। एंड लैटिन अमेरिका में क्या हुआ कि जो रेलवेज जब एक्सपेंड होते हैं तो काम सारा होता था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग की, वहाँ पे शुरुआत होती है अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, क्यूबा में। तो स्पेशली वो वहाँ पे बीफ, शुगर, कॉफ़ी, बनाना इन सबको ट्रांसपोर्ट करते थे लंबी दूरी तक। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, औद्योगिक कृषि के प्रतिकूल पारिस्थितिक प्रभावों की आपको चर्चा करनी है। औद्योगिक कृषि के क्या आपके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं कि जब आप इंडस्ट्री के लिए एग्रीकल्चर करने लग जाते हो तो उससे आपके एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रेफर्स टू लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड एंड केमिकली इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड इनपुट। तो यहाँ पे इसका एम क्या होता है, आउटपुट एंड इनपुट को पूरा मैक्सिमाइज करना। ओके, सो जस्ट अ मिनट। औद्योगिक कृषि से तात्पर्य बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत और रासायनिक इनपुट प्रधान कृषि प्रणाली से है, जिसका उद्देश्य अधिकतम उत्पाद और लाभ प्राप्त करना है। यद्यपि इससे खाद्य उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इसके गंभीर आपको दुष्परिणाम भी देखने के लिए मिलते हैं। तो देखो भाई, अगर आप कृषि करोगे, आप उसको पूरा उसमें केमिकल्स का यूज़ करोगे और लार्ज स्केल पे करोगे तो उसके बेनिफिट्स हैं, बट उसके जो पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी वो खड़ा कर देता है। मतलब उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, सॉइल आपकी पूरी डिग्रेड हो जाती है, मृदा का क्षरण होता है क्योंकि केमिकल्स का आप यूज़ कर रहे हो, है ना, और पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है क्योंकि आपको डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ रही है। एकल फसल की वजह से और भी इश्यूज होते हैं, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन बढ़ जाता है क्योंकि आप क्लाइमेट चेंज में उसमें मीथेन गैस इमिशन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का यूज़ पूरी फूड चेन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो स्पीशीज़ जो हैं दूसरी स्पीशीज़ को भी नुकसान पहुंचता है, एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचता है। और गाइज यूनिफॉर्म क्रॉप वेराइटी की वजह से पेस्ट डिजीज़ जो है वो बढ़ जाते हैं। एक रूप फसल किस्मों के कारण कीट, रोग, जलवायु झटकों के प्रति कृषि प्रणाली अधिक संवेदनशील हो जाती है। तो काफ़ी सारे आपके पॉइंट्स बनेंगे इसमें जो कि ये दर्शाएंगे कि इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, सॉइल के ऊपर, आपके वाटर के ऊपर, आपको सबका एक एक एग्जाम्पल देते हुए इसको पूरा समझाना है दैट इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट तो किया, फूड सिक्योरिटी उसने दी, लेकिन उसकी कीमत हमें क्या चुकानी पड़ी कि इकोलॉजिकली आप पीछे हो गए। ठीक है, तो एड्रेसिंग इट्स एडवर्स इम्पैक्ट रिक्वायर्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल, डाइवर्सिफाइड एंड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि जो औपनिवेशिक वन नीतियों में वनवासियों के पारंपरिक अधिकार कैसे परिवर्तित किए गए, कि जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तो उन्होंने जो भी हमारे ट्रेडिशनल राइट्स थे उन्हें कैसे ऑल्टर कर दिया था। सो बिफोर कॉलोनियल रूल फॉरेस्ट ड्वेलर्स इंजॉयड कस्टमरी राइट्स ओवर फॉरेस्ट। उससे पहले तो उनके पास पूरे अपने परंपरागत अधिकार थे, लेकिन बाद में जैसे झूम कृषि, चराई, शिकार, ये सब वो करते थे वहाँ पे। बट जब कॉलोनियलिज्म होता है तो उस समय उनके राइट्स को रोका गया, उनके ऊपर स्टेट का कंट्रोल लगाया गया और खेती की गई केवल अपने कमर्शियल प्रायोरिटीज़ की वजह से। तो क्योंकि अब फॉरेस्ट किसका हो गया था, आपके स्टेट का हो जाता है फॉरेस्ट, है ना। तो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज स्टेट प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो आपकी स्टेट प्रॉपर्टीज बन जाते हैं। झूम कृषि पर प्रतिबंध लगता है
क्योंकि उन्हें लगता था कि झूम कृषि से सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, फॉरेस्ट पूरे रेगुलेट कर दिए गए, वन उपसंग्रह का नियमन किया गया कि अब जो है परमिट लेना पड़ेगा। अगर आपको जंगल से सामान लेना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। और ग्रेजिंग और सीजनल मूवमेंट्स हो गई, क्रिमिनलाइजेशन कर दिया, कई सारी जो आपकी जंगलों में जो लोग रहते थे उनको इलीगल घोषित करा, ठीक है, इलीगल उनको घोषित करा, उनको जंगलों में डाल दिया गया, उनके साथ हरेसमेंट की गई जो आपके इंडिजीनियस ट्राइब्स लोग थे और उनको जबरन उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनसे लेबर करवाई गई। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं। फिर वो लोग, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ट्राइबल्स और पीजेंट्स ने कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के खिलाफ फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये पूरा आपके सारे जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो वीडियो में से नोट डाउन कर सकते हो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप हमारे गेस्ट पेपर्स को एंड प्लस हमारे जो नोट्स हैं उन्हें अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर देना। इसके बाद मैं थर्ड क्लास भी आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। क्लास 1, 2 एंड 3 तीनों ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं।